ठीक है, वो अकेला है। तू है ना? अच्छा अच्छा, ए चलो लास्ट क्लास में, अच्छा लास्ट क्लास का डेट बता सकते हो मुझे? वो रेसिडेंशियल स्टेटस का एक ग्लोबल इनकम का इम्पैक्ट बताया था, क्या था डेट? 7 तारीख बताए। 4 तारीख, 6, 6 7, अब पीछे जाएगा। नहीं मैं जा बैठ के हाँ अरे आ गया क्यों सर से डर अरे नहीं आगे बैठना खतरनाक हो सकता है। वो तुम लोग ये मूवी देखे हो, वो मैं हूं ना वाला मूवी? उसमें प्रोफेसर बात करता है तो थूक निकलता है आप लोग तो थे ना बन जाऊंगा मैं भी सोच रहा हूँ लेके बैठना देसी वो लोग भी शायद ऐसा ही कुछ किया था उसमें। अभिजीत, विक्रम, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। चलो सर स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है विदाउट और लेट। अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास में सर एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस देख लिए थे। उसमें जो फैमिली का कर्ता धर्ता विधाता होते हैं, है ना, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत मायने रखता है। और एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस बिजनेस का फुल्ली या पार्टली इंडिया में होना जरूरी होता है। अगर बाकी मैटर देखा जाए तो बस नॉर्मल रेसिडेंशियल जो इंडिविजुअल का मैटर होता है कर्ता के केस में वो फुलफिल हो जाता है, तो एचयूएफ को हम लोग फुल्ली आरओआर बोल देते हैं, है ना? याद है ना ये सब बातें? फिर मैंने आप लोगों को ये सब बोला था, बिजनेस एक क्या बोलते हैं इसको, एक चार्ट दिया था, उसमें टैक्स इंसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बोला था, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सेंस, इसमें क्या होता है कि आप क्या हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर कितना टैक्स देना है। जैसे मैं आपको ये समझाया था कि अगर आप एक आरओआर हो, ठीक है, अगर आप एक आरओआर हो तो आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। माने आप रेसिडेंट हो, ऐसे भी रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, तो दुनिया में कहीं पर भी इनकम कर लो, इंडिया में तो टैक्स देना ही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? टैक्स इंसिडेंस। और जो आर नॉर होते हैं, जो आर नॉर होते हैं, माने आर नॉर माने नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है, इनके केस में ये तभी इंडिया में टैक्स देता है जब इनका इंडिया कनेक्टिविटी रहता है, जब इनका इंडिया कनेक्टिविटी रहता है। अब व्हाट इज इंडिया कनेक्टिविटी? सर इंडिया कनेक्टिविटी का मतलब है कि आप क्या इनकम में, इसके लिए एक गाना गाया था, गाना ये था, मेरी देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती, ठीक है। तो ये गाना एक्चुअली हम जब पढ़ते थे तो मेरा भी जो सर थे उसी से मैंने सुना था, वो मेरे को आज भी याद है। तो सर ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस चीज को बताया था कि मेरी देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती, मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो देश से जुड़ा हुआ इनकम, इंडिया से कनेक्टेड जो भी इनकम हो, उसका टैक्स आर नॉर को देना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बंदा फॉरेन से इनकम कर रहा है, इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका टैक्स थोड़ी ना इंडिया में दे। लेकिन अगर इनकम इंडिया से एक्रू हो रहा है, इंडिया से रिसीव हो रहा है, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है, एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया हो रहा है, इनकम डीम टू एक्रूड अराइज इन इंडिया हो रहा है, या बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, अगर ऐसा कोई भी बात बनता है, लास्ट वाला जो है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। जो जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको बता रहा हूँ, लास्ट में है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया, इसमें से कोई भी चीज फुलफिल हो जाता है ना, तो आर नॉर को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और जो एनआर होते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर इनमें से कोई भी बात जो आरनर के लिए फुलफिल होता है, अगर आरनर के लिए फुलफिल जो भी होता है उस पे एनआर को भी टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि वही मेरे देश की धरती सोना उगले,
उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती। तो देश की धरती से इनकम एक्रू होगा, अराइज होगा, जो भी है। मैं आज आपको ये सब चीज बताऊंगा थोड़ा कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्या हो सकता है, इनकम ड्यू टू एक्रू अराइज क्या हो सकता है, यही सब चीजों के बारे में मैं बातचीत करूंगा। क्योंकि अगर ये समझ पाओगे तो आगे जाके क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देता है काफी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का जवाब भी देने में आपको दिक्कत कम हो, तो पहले समझो। चलो ठीक है। बस एनआर के केस में बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। मैंने आप नॉन रेसिडेंट और आपका सिर्फ इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंडिया में टैक्स देना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, हेडिंग करो, क्वेश्चन भी चलो, क्वेश्चन इसका किसे क्वेश्चन चलोटा 8 चलो 5 चलो ये वाला था आरओआर आरनॉर एनआर, ये होमवर्क दिया था ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी 15,000 रिसीव्ड इन जर्मनी, dividend from a Japanese company received in Japan 10,000, rent from property in London deposited in a bank in London later on remitted to India through approved banking channels, and dividend from RP Limited, an Indian company, agricultural income from land in Gujarat 25,000। ठीक है, चलो अच्छा बात है। चलो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाके मैं कॉन्सेप्ट में आता हूँ। तो इसमें जो होमवर्क था, चलो फर्स्ट डिस्कशन होमवर्क पे ही करता हूँ। आप लोग पेन कॉपी रेडी करके आंसर को कर लेना। तो क्या है, क्वेश्चन पूछा था कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to the year ended 31st March 2024, compute the total income of the assessment year 24-25 if he is ROR, if he is R not, if he is NR। तीन अलग अलग केस है। माने बंदा ROR होगा तो क्या होगा, बंदा R नॉट होगा तो क्या होगा, और बंदा NR होगा तो क्या होगा। क्या क्या केस दिया है देखो। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? अब जो लोग कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लास में सुना होगा उनको पता है, अदरवाइज मैं आपको इतना बोल सकता हूँ फिलहाल जितना समझने के लिए अभी जरूरी है कि अगर आपके पास, हाँ बोल सकते हो, अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट माने जो एसेट है आपका घर का, जिसको हम लोग लैंड बिल्डिंग शेयर्स, यहाँ पर क्या बोला है, सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी। माने आपके पास कोई कंपनी का शेयर था और उस शेयर को आपने बेचा, ठीक है। लेकिन बेच के जो आपको गेन हुआ, ये शॉर्ट टर्म क्यों है, क्योंकि विद इन 1 ईयर हुआ है। अगर आप 1 साल के अंदर किसी कंपनी का शेयर को होल्ड करते हो, जैसे कोई भी कंपनी का, से फॉर एग्जाम्पल आपने आईटीसी का शेयर, मानो आपने आईटीसी का शेयर आज खरीदते हो और इस शेयर को आप 1 साल होल्ड करते हो, और मानो 100 रुपया प्रॉफिट या 200 टका प्रॉफिट में उसको बेचते हो पर शेयर। तो अगर आप इस तरह का कुछ भी गेन करते हो, इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट यहाँ पर क्या बोला कि आपका जो इनकम है वो जर्मनी में रिसीव हुआ है, आपने इनकम किया 15,000। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या लगता है ये 15,000 का टैक्स इंडिया में लगेगा? हाँ, आरओआर पे लगेगा, आरएनआर पे लगेगा, एनआर पे भी लगेगा, क्यों? एनआर पे नहीं लगेगा सर, सब पे लगेगा। शॉर्ट टर्म, हेडिंग करो, हेडिंग करो, computation of total income of Mr. Anirudh for assessment year 24-25। These type of questions are very popular in exam, बहुत पूछते हैं, देखा गया है सीए में, तीनों एग्जाम में बहुत पूछते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनिरुद्ध फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, एक पर्टिकुलर का हेडिंग कर देना, एक आरओआर का हेडिंग कर देना, कॉलम बना लेना, एक आर नॉर का कॉलम बना लेना और एक एनआर का कॉलम बना लेना, और एक ही साथ जवाब देते हुए चलना। तो पहला क्वेश्चन का जो जवाब है वो 15,000 का जो जवाब है, 15,000 तीनों केस में टैक्सेबल होगा। क्योंकि मैंने आपको अभी जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझाया था, वही स्कोप यहाँ पर यूज हो रहा है। देखो बस इस चीज को जो जान लेगा
वही इसका जवाब दे देगा, बस इस छोटा सा चीज को जान लेने से। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आप ग्लोबल इनकम पे कमाते हो तो दुनिया में कहीं से भी कुछ भी कमाओ, टैक्स तो देना है। तो आरओआर के लिए तो आंख बंद करके 15,000 टैक्सेबल है। आरएनआर के लिए इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, या एनआर के लिए भी रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, लेकिन इंडियन कंपनी का शेयर ड्यू कहां हो रहा है? भाई तुमने जर्मनी में जाके रिसीव तो कर सकते हो, बट इनकम एक्रू कहां हुआ है? बात समझ में आ रहा है? तो जब एक्रू इंडिया में होगा तो टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा। अगर एक्रू इंडिया में होगा तो टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा। बस यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है सर। बात समझे कि नहीं? हो सकता है कि आप, मैंने सिंपल बात है ना भाई, कि आप एक नॉन आर आर नॉर आप एक आर नॉर हो, मैंने रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आपका बिजनेस, आपका इंडियन कंपनी में शेयर होल्डिंग है, आपका इंडियन कंपनी में शेयर होल्डिंग है। आपने 1 साल के अंदर इंडियन कंपनी का शेयर खरीदा, आप जर्मनी में रहते हो, तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो इनकम का रिसीव होगा, ठीक है, आप जर्मनी में ही करोगे। लेकिन इनकम कहां से अक्रू होके गया आपके पास? इंडिया से ना। तो जब इनकम इंडिया से एक्रू होगा तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से आपको 15,000 का जो टैक्स लाइबिलिटी बनता है वो इंडिया में देना पड़ेगा, चाहे आप एनआर हो, मैंने आरनॉर हो, या नॉन रेसिडेंट हो। तो सभी केस में टैक्स लाइबिलिटी बनता है, समझे कि नहीं? सभी केस में टैक्स लाइबिलिटी बनता है। तो 15,000 तीनों में टैक्सेबल कर दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, बस वही। मेरी देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। मनोज कुमार जिंदाबाद। मनोज कुमार कौन? इस मूवी का हीरो, ठीक है। इस मूवी का हीरो, बहुत फेमस हीरो थे सर। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, जैसे आज के शाहरुख खान जैसे है ना, उस जमाने का शाहरुख खान है। well, अभी तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उस जमाने का शाहरुख खान है, एक्चुअली शाहरुख खान जब बाद में बना ना, तो शाहरुख खान भी उन्हीं को देख के प्रेरित हुआ था कि मुझे भी एक दिन दिलीप कुमार बनना है, मुझे भी एक दिन मनोज कुमार बनना है। ये सब अमिताभ बच्चन वगैरह के साथ पहले का है। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये सब बाद में हीरो बना। उससे भी पहले था दिलीप कुमार, ठीक है, मनोज कुमार, इनके जैसा ही सब बनना चाहता था। दिलीप कुमार, मनोज कुमार को जो लोग देख के बड़ा हुआ है, उनका भी मरने का उम्र हो गया है। 1950 1960 के जमाने का मूवी करता था। इवन इंडिपेंडेंस से पहले, मैंने 47 के पहले भी ये लोग मूवी करते। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन, ए ऑनलाइन में बोलो सर, सर বুঝতে পেরেছে? अभिजीत, विक्रम, नील, प्रिया, বোঝা গেছে? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन क्या था? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन था डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। सिर्फ आरओआर देगा, क्योंकि वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, बाकी लोग नहीं देगा। वेरी गुड सर। इसीलिए सिर्फ आरओआर के घर में 10,000 का अमाउंट दिखाना, बाकी लोगों को डैश नहीं दे देना, बाकी लोगों को डैश दे देना। डैश माने ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है। दूसरा, तीसरा, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। ध्यान से सुनना, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। लंदन में प्रॉपर्टी आपका, लंदन कहाँ है? चलो, नमस्ते लंदन, ये रहा यूके। यूके के थोड़ा सा नीचे साउथ में होता है ये, साउथ, देखा? पूरा ही साउथ। यूके के साउथ में है लंदन। यूके है, इसके साउथ में लंदन, ठीक है। तो ये है लंदन, नमस्ते लंदन, ठीक है। अब आपका प्रॉपर्टी कहाँ है? लंदन में। ऐसे हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं, लंदन तो भी इंडियंस का ही हो गया। पीएम भी तो हमारे हैं, ऋषि सुनक। एक काम करो, चलते हैं। अरे वो म्यूजियम पहले खाली था। हाँ, म्यूजियम अब हो गया खाली। जब पीएम हमारा है, देश का आधा आबादी हमारा है, सिख लोग तो वहां पर पूरा बैठा हुआ है, ठीक है, बंगाली भरा पड़ा है, ठीक है। तुम सॉल्ट लेक में हर घर में पूछो कहाँ है बच्चा, ना लंदन में रहते हैं, है ना? ठीक है, सॉल्ट लेक में जाओ, घर घर में पूछो कहाँ है, लंदन में। गया, हम लोगों को लूटने आया था, अब गया, खुद लूट गया। नियति देखो, हाँ नहीं सीरियसली, ये नियति नहीं तो क्या।
सोच भी सकते थे क्या हम कभी कि एक इंडियन सिटीज मतलब इंडियन कनेक्टेड एक बंदा एक दिन यूके का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मतलब ये हालत है कि वहां का लोकल लोगों में भरोसा नहीं लोगों को, एक इंडियन पे भरोसा करना। इवन अभी अमेरिका का भी खेल बदलेगा, चांसेस वेरी हाई। ठीक है, वहां का जो अभी मतलब अभी जो क्या वाइस प्रेसिडेंट वाला कैंडिडेट है वो भी साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन है। मतलब हो सकता है, चांसेस वेरी हाई कि अगर वो ट्रम्प के साथ थोड़ा कनेक्टेड है, अगर ट्रम्प फिर से आता है, अमेरिका में वोट है तो ठीक है, अगर ट्रम्प आता है तो हो सकता है कि ट्रम्प उसको प्रमोट कर दे, और वहां का उसको लोकल सपोर्ट बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। पूरा भारत, दुनिया में भारत का राज है, इसी को बोलते हैं प्यार से राज करना, जबरदस्ती नहीं। लोगों को मार के पीट के उसको, अलेक्जेंडर क्या किया, सबको मारा पीटा काटा, ग्रेट खुद दाल भी है ना? ठीक है, मारा पीटा लोगों को, मारा गले उसके, ग्रेट। ये क्या बात है, जो दिल जीतता है उसको ग्रेट कहो। तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, तो लंदन के प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहे हैं। डिपॉजिट इन बैंक इन लंदन, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, माने इंडिया में सिर्फ आप ट्रांसफर करो, रेमिट करना माने ट्रांसफर करना थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स, माने बैंकिंग चैनल के थ्रू से। सर बिना बैंकिंग चैनल में भी ट्रांसफर होता है क्या? होता है, उसे हवाला कहते हैं। पहले देख रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला समझते हो? दाऊद इब्राहिम को जानते हो? भारत का बच्चा पर भारत का गद्दार, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, बिहार का लड़का है दाऊद इब्राहिम। भारत में रह के, भारत में पैदा होके, भारत का शत्रु, पाकिस्तान को जाके बना मिला, फिर अरब में जिंदगी बिता दिया, अभी पाकिस्तान में ही है, रिसेंटली सुना था हॉस्पिटलाइज्ड है। ये जो पूरा बॉम्बे में जो क्रिमिनल एक्टिविटी, उसका जो पैसा, ठीक है, सब दाऊद इब्राहिम करता है। वर्ल्ड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, इसका काम ही था हवाला करना, 2 नंबरी पैसा, इंडिया का 2 नंबरी पैसा हवाला के माध्यम से दूसरे देशों में पार्क कराना। फेमस नहीं, इनफेमस बोलो, ठीक है। अभी भी है, बॉम्बे में जितना सिनेमा चला है ना, सब उसके फाइनेंस में चलता था। कौन हीरो बनेगा, कौन हीरोइन बनेगा, मूवी का कैरेक्टर क्या बनेगा। इवन रिसेंटली एक मूवी भी बना है दाऊद इब्राहिम के बेटी के बहन के ऊपर, हसीना परकर, उसका एक्टिंग किया है अपना शक्ति कपूर का बेटी, नाम बताओ ना, श्रद्धा कपूर। वो हसीना परकर का रोल भी किया है, वो दाऊद का बहन है, लेकिन उस मूवी में हसीना परकर को साफ सफाई दिखाया गया, मैंने कोई गलती नहीं है। मैंने, मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे फैमिली के से जो बिलोंग करता है, उस फैमिली का उसको सब पता है, फिर भी वो बेगुनाह कैसे हो, जो भी हो। अब बॉलीवुड में ऐसे होते हैं, बॉलीवुड में ये सब प्रभाव बहुत था, अभी चला गया, अभी जा रहा है। मॉडल हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, अपन देख रहे मैं कुछ नहीं। ठीक है, बहुत खतरनाक। ठीक है, अब ये सब दिन चला गया, बॉम्बे में बहुत बहुत चला है। सिर्फ मूवी क्या, ये जितना भी आतंकवादी घटना घटता था ना, पाकिस्तान दाऊद के थ्रू से पैसा, पैसा का भेज सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्राइम के पीछे का बेस होता है पैसा। ठीक है, वो पैसे में रोक लगा देने से ही क्राइम बंद हो जाता है। ये जो 2016 में जो मोदी जी ने जो किया था ना, कुछ लोग तो मोदी को गाली देता रहता है कि नोट बंद कर दिया, ये कर दिया। एक्चुअली रातों रात आके कोई प्राइम मिनिस्टर पागल नहीं कि नोट बंदी करे, वो बात कभी बोलेगा नहीं। मोदी इसके लिए विलन बनने के लिए भी रेडी है, क्योंकि देश का खतरा का मैटर था। बट 2000 का बैठता है। हाँ वो उल्टा है, वो अलग बात है, लेकिन नोटबंदी के पीछे 2-3 रीजन था। सबसे बड़ा रीजन था आतंकवादी का जो हमला होने वाला था, वो पैसा रातों रात जैसे ही बैन कर दिया ना, तो लोग, जो नॉर्मल लोग को खबरी का काम करता है, वो एक्सेप्टेंस बंद कर देगा। अगर खबरी एक्सेप्टेंस बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली आतंक फैलने का चांसेस कम हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को पता नहीं लग रहा था कि धमाका तो होगा पर कहाँ होगा, ये पता नहीं लग रहा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखो सर, 2011 के बाद, 11 के बाद से सब स्टॉप हो गया है, ये चीज देखने लायक है। लेकिन उससे पहले तो हर साल कुछ ना कुछ होता था, या तो दिल्ली, या तो बॉम्बे, या तो बैंगलोर, ये 3 जगह हमेशा टारगेट था।
कश्मीर तो था ही छोटा मोटा, वो तो अलग बात है, लेकिन ये 3 शहर बड़ा टारगेट का जगह था, लेकिन ये टारगेट देखो कम, काफी कम हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो खौफ पैदा किया गया है, तो मुंगली भी करोगे काट डालेंगे, ये चलिए। घर में घुस के मारा, वो अभिनंदन बोल के जो हमारा जो ये था, एयर विंग कमांडर था, उसको पाकिस्तानी ऑफिसर लोग पकड़ लिया था। फिर इधर से मोदी बोला उसको छोड़ोगे कि कराची उड़ाएंगे। फिर पाकिस्तानी का जो ऑफिसर थे वो बोला कि जब मोदी की तरफ से यहाँ से जो सिक्योरिटी एजेंसी फोन किया ना, उसका हाथ पैर कांप रहा था, पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स लोग पकड़ा था, इसलिए तो बाइज्जत चुपचाप वापस किया। ऐसा अटल बिहारी भी किया था, अमृतसर बॉर्डर में जाके बोला था, वो 1900 कारगिल वार के टाइम का बात है, ठीक है। बोला कि क्या करोगे तुम, कश्मीर छोड़ोगे कि हम लाहौर उड़ाए। ऐसा नहीं है, ये अटल बिहारी या मोदी तो उससे उसका और भी मतलब अलग वर्जन है, जो भी हो चलो। लेकिन मैं आपको क्यों बोला, अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स तो होता है, लेकिन अनअप्रूव्ड होता है, इसलिए मैं आपको बताया हवाला भी एक कॉन्सेप्ट है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट होगा तो इलीगल हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा बात को उठाया था। चलो ठीक है, तो इसलिए ये बात भी बोला, अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल से पैसा इंडिया में आ रहा है, तो क्या करे, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्सेबल करे कि ना करे। प्रॉपर्टी लंदन में, पैसा भी जमा लंदन में हो रहा, सिर्फ रेमिट हो रहा है इंडिया में। आरएनआर क्या करेगा, आरएनआर को टैक्स लगेगा, आरओआर को, आरओआर को तो लगेगा ही, आरएनआर और एनआर को भी लगेगा। क्या रेमिटेंस पे टैक्स लगता है, रेमिटेंस पे नहीं लगता है सर। कितना अमाउंट था, 75,000। लेकिन इसमें एक चीज देखना पड़ेगा, देखो, it has been assumed that the rental income is the gross annual value of the property, therefore deductions at the rate 30% under section 24 has been provided and the net income so computed is taken into account for determining the total income of a resident and ordinary resident। माने बेसिकली ये आरओआर जो है सिर्फ इसी के केस में लगेगा और बाकी के केस में नहीं लगेगा, क्योंकि रेमिट में टैक्स नहीं लगता, रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया, सर 75,000 था, लेकिन आंसर तो 52,500 बता रहा है, क्यों। इसके लिए थोड़ा एडवांस लेवल सोच रखना पड़ता है। सर एडवांस लेवल क्यों, क्योंकि किसी किसी का ये टॉपिक अभी भी कवर ही नहीं हुआ है। इनकम टैक्स में 5 हेड होता है, 5 हेड में से एक हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो जो लोग हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं जानते उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको पता है वो प्लीज थोड़ा रिलेट करें, ठीक है। जो लोग पहले हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़े हो, चाहे मेरे पास या कभी स्कूल कॉलेज कहीं पर भी पढ़े हो, थोड़ा रिलेट करो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपका जो इनकम होता है ना, उसे बोलते हैं, वहां से जीएबी कैलकुलेट होता है, फिर जीएबी से ना म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया जाता है, फिर जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करके, नॉर्मली जो लोग कॉलेज में पढ़ा होगा उनको पता होगा, या फिर पहले मेरे पास पढ़ा होगा तो पता होगा, अदरवाइज ये पता होना मुश्किल है। जो लोग फर्स्ट टाइम टैक्स पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा, जैसे दर्श साहब को पता नहीं है, इसलिए दर्श साहब चुप है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, नहीं तो कुछ तो बोलता दर्श साहब, है ना। सिंह साहब ऐसे चुप थोड़ी बैठता है। तो जीएबी जो है, यहाँ से म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस किया जाता है, तो हमें मिलता है ना एनएबी। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये चैप्टर पढ़ा जाएगा आपको हर एक चीज सिखाया जाएगा। जो भी एनएबी होता है ना, एनएबी से 2 चीज माइनस होता है, ये सरकार का नियम है। एक है जो 30% का जो भी एनएबी होगा उसका @30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर क्यों, सर सरकार पब्लिक को छूट देता है, ठीक है। इसका और एक माइनस होता है, जैसे कि अगर आप लोन लेते हो ना घर बनाने का, तो घर का जो लोन है वो लोन के इंटरेस्ट पे छूट मिलता है। उसमें भी दो है, एक रेसिडेंशियल घर होगा तो उसका एक लिमिट है, और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होगा मैंने घर भाड़ा देने के लिए ही बना हुआ, तो उसमें अनलिमिटेड छूट मिलता है, जितना इंटरेस्ट भरोगे उतना छूट दे सकते। और अगर सिर्फ रहने का घर है और उसका लोन है, तो उसमें 2 लाख तक का छूट मिल जाता है एनुअल। 24 सबसेक्शन ए एंड 24 सबसेक्शन बी, ये जो है ये 24 ए,
स्टैंडर्ड डिडक्शंस। तो यहाँ पर ये जो 52,500 है, ये बेसिकली थोड़ा आंसर एकदम प्रोमिनेंट बनाने के लिए दिया हुआ। अगर कोई यहाँ पर 75,000 लिखता, अब ये पता नहीं इंस्टीट्यूट इसका नंबर देगा कि नहीं देगा, दे भी सकता है ना भी दे सकता है। क्यों? माने तुम ऐसे तो बोल सकते हो कि 75,000 टैक्सेबल है, बट अगर तुम साथ में एक नोट दे देते हो कि ये 75,000 पूरा टैक्सेबल नहीं होगा ना, क्योंकि 75,000 तो मेरा रेंट है। तो जो आरओआर है इंडिया में जो टैक्स देगा उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी का रूल लागू हो जाता है। तो अगर 75,000 का आपका रेंट है तो इसको नॉर्मली जीएबी माना जाता है। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स का कोई डेटा इसमें है नहीं, तो म्यूनिसिपल टैक्स क्या मानेंगे? नील, है ना। तो 75,000 तुम्हारा हो गया नेट एनुअल वैल्यू, NAV। यहां से 30% को माइनस करो, तो 22,500 अगर तुम माइनस करते हो तो तुम्हारा वैल्यू बनता है 52,500। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट के घर में टैक्सेबल होता है। तो ये आंसर प्रोमिनेंट हुआ। 75,000 में नॉर्मली मार्क्स तो देना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हो भी सकता है कि तुम 75,000 देके एक नोट दे देते हो तो शायद तुम्हें भी उसमें मार्क्स दे दिया जाए। लेकिन ये फुल्ली डिपेंड करता है एग्जामिनर के पास क्या, मतलब उसके पास क्या डायरेक्शन है। ये प्रोमिनेंट आंसर का सिस्टम है, क्योंकि 75,000 तो टैक्सेबल नहीं ना। सरकार के घर में 75,000 टैक्स नहीं जाएगा, 30% डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा क्रिटिकल लगा सर? क्रिटिकल लगा? किसी को अगर क्रिटिकल लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ा नहीं होगा, इसलिए लग रहा हो। जब पढ़ लेगा तब ये ऑटोमेटिकली दिमाग लगाना चालू हो जाएगा। इनकम टैक्स का क्या है ना सर, ये थोड़ा भास्ट इसलिए है क्योंकि इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, ऐसे करते रहते हैं। और इसलिए जब तक आप एक पूरा ओवरऑल नॉलेज नहीं ले लेते हो ना, अब इनकम टैक्स हमको आपको ना हमेशा लगेगा कि वो आधा खाली जैसा है। माने ये वो आधा ग्लास खाली भी बोलो या आधा ग्लास भरा भी बोलो, ये पूरा कभी भी नॉर्मल एक चैप्टर पढ़ के तुम कभी भी इनकम टैक्स को ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये चैप्टर पूरा हो गया है। क्यों? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हर चैप्टर को कनेक्ट करता है। और जब तक अब ये पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते ना, आपको हमेशा एक आधा अधूरा सा फीलिंग लगेगा। मैंने ऐसा लगेगा कि समझ तो रहे हैं पर पूरा नहीं, समझ तो रहे हैं पर पूरा नहीं। और ये पूरा कब होगा? जब कंप्लीटली तुमको सारा टॉपिक 5 हेड का पता, रेसिडेंशियल स्टेटस का पता, फिर तुम्हारा बेसिक्स का जो बेसिक नॉलेज है उसका पता, ठीक है। फिर आपको सेटिंग फॉर कैरी फॉरवर्ड का, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का नॉलेज, क्लबिंग ऑफ इनकम का नॉलेज, फिर तुम्हारा डिडक्शंस का नॉलेज। जब ये सारा चीज का कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा फिर तुमको वो पूरा फीलिंग आ जाएगा। नहीं तो हमेशा एक आधा अधूरा फीलिंग लेके ही चलना पड़ता है। सर ये जरूरी है सर, कुछ कर नहीं सकते। आप बोलो ना, पढ़ तो रहे रेसिडेंशियल स्टेटस, आ गया ना बीच में हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या करें? पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाए फिर जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कराए? नॉट पॉसिबल। तो ये बीच बीच में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लेवल का मैच्योरिटी डेवलप करना पड़ेगा। नहीं, बचपन वाला बात होता तो क्या होता, सर ये तो गलत है ना, आपने तो हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है नहीं ना, तो फिर आप क्यों हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर दिए? इसमें हम लोग का तो क्या कोई गलती नहीं है ना सर, ठीक है। तो ये बचपन वाला जो फीलिंग है वो सब फीलिंग को घर पे रखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो 52,500 समझ गए? ए बोलो, ये अपने ऑनलाइन भाई साहब लोग कुछ बोलेगा कि नहीं? अभिजीत, विक्रम, नील, प्रिया, अच्छा भाई साहब ही नहीं बहन भी है। बोलो सर। यस सर। बोलो सर। ए प्रिया बुझते পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। अच्छा और क्या है सर? तो फिर रेमिटेंस में टैक्स नहीं लगता। रेमिट माने घर भी लंदन का, बैंक भी लंदन का, ठीक है। मैंने पैसा मिला लंदन में लेकिन तुम सिर्फ इंडिया में भेज रहे हो, तो भेजने का टैक्स सिर्फ आरोबार देता है, बाकी कोई नहीं। क्योंकि भेजने का मतलब इनकम एक्रू नहीं हुआ, इनकम रिसीव्ड नहीं हुआ। मतलब देखो चेक करने का सिस्टम क्या है, मैं आपको ऑलरेडी चेक करने का सिस्टम दिखा के रखा, ये वाला। क्या रेमिट करने का मतलब इनकम रिसीव्ड इन इंडिया होता है? वो तो सेकंड टाइम रिसीव हो गया। इनकम रेमिट करने का मतलब क्या डीम्ड रिसीव्ड होता है?
रेमिट करने का मतलब क्या, एक्रू करना होता है। एक्रू तो जर्मन वाला केस में था। इंडियन कंपनी का शेयर का इनकम तुमको इंडिया में एक्रू हो रहा है, तुम जर्मन में हो तो जर्मन में रिसीव करो। जैसे दर्शक मानो बाद में कनाडा चला जाता है, वैसे जाते हैं, पंजाब के लोग बहुत जाते हैं, ठीक है। तो हमारा दर्शक कनाडा चला गया तो कनाडा में रिसीव कर लिया, कर सकता है। अगर वो ROR है तो देना पड़ेगा। और मानो सिटीजनशिप चेंज कर लिया अक्षय कुमार की तरह, ठीक है, अक्षय कुमार तो सिटीजनशिप चेंज कर लिया था ना, ठीक है, उसके पास नौकरी नहीं था तो, और इधर चार पांच मूवी उसका कर लिया था लेकिन काफी लॉस हो गया था, चल नहीं रहा था। तो फिर उसने अपने, उसका एक दोस्त है वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, लॉजिस्टिक का, तो उसका दोस्त बोला देख कुछ तो करना पड़ेगा, और अक्षय कुमार इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था बाकी हीरोज की तरह, तो उसने सोचा कि कुछ तो करना है भाई, ठीक है। तो वो दोस्त का बोला तो चला गया, और वो भी पंजाबी है, सिख नहीं है पर पंजाब के ही है, ठीक है। उसका टाइटल क्या है, अक्षय कुमार, कुमार तो नहीं है उसका नाम है, उसका ओरिजिनल नाम कुछ है, भटिया है शायद, कुछ भटिया होगा, लोग चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो जो भी हो, चला गया कनाडा, चला गया। फिर कनाडा में जाके वहां का सिटीजनशिप का मिल जाता है थोड़ा इजीली, क्यों, काम करने के लोग नहीं है, ठीक है। वहां का लोग जितना है उससे पूरा देश नहीं चल सकता, बहुत बड़ा देश, आधा। हाँ, की टाइटल की नाम, ओरिजिनल नाम भी राजीव भटिया, ये अक्षय कुमार का नाम, ठीक है। तो समझ रहे हैं? तो वहां का लोग इसलिए गवर्नमेंट वहां पर काम करने के लिए सिटीजनशिप दे देता है ताकि फैसिलिटीज भी मिल जाए, तो सिटीजनशिप ले लिया। हाँ, कुछ काम करोगे तो वहां पर रहोगे तो दे देगा पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ सिटीजनशिप सबसे ज्यादा स्टूडेंट को देता है, हाँ, यूथ को देता है। यूथ को बहुत देता है, और कोई अगर काम करने जाता है तो दे देता है। अब सिटीजनशिप ले लिया तो फिर एक साथ इंडिया में क्या सिस्टम है, दो जगह का सिटीजनशिप नहीं चल सकता, तो अगर तुमको वहां का सिटीजनशिप मिलेगा तो यहाँ का सिटीजनशिप तुमको नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये रिसेंटली अक्षय कुमार ने 2-3 साल पहले, क्योंकि काफी ट्रोल हो रहे थे, ठीक है, कि आप तो यहाँ का हो ही नहीं, इधर से बड़ा बड़ा बात करते हो, ठीक है। तो फिर वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको दे दिया। ऐसे वो जाने के कुछ साल बाद ही आ गया, क्योंकि उसका मूवी हिट हो गया था, आई थिंक वो खिलाड़ी, वो एक गाना है ना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हाँ, वो वाला मूवी हिट कर गया, उसके लिए आ गया वापस। उस टाइम पे जो अक्षय कुमार जिस तरह का मूवी करता था, मैं देखता ही नहीं था, ठीक है, क्या गजब बेकार बेकार मूवी, एक्शन चलता था उसका मूवी में। खिलाड़ी, खिलाड़ी नंबर 1, खिलाड़ी 420, हर मूवी का नाम यही चलता था, खिलाड़ी। बाद में आजकल मूवी फिर भी अच्छा करता है, मैंने टॉपिक अच्छा चूज करता है, हाँ टॉपिक अच्छा चूज, कुछ मैसेज होता है, हाँ अभी आ रहे हैं, हाँ टॉपिक अच्छा चूज करता है, टॉपिक अच्छा चूज करता है। ऐसे वो बहुत अच्छा एक्टर नहीं है पर मैंने एक हीरो की तरह आता है, एंट्री करता है, डायलॉगबाजी करता है, टॉपिक आजकल अच्छा चूज करता है, कॉमेडी अच्छा करता है। समझ गए आप लोग बात, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम RP लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, 6,000 टाका, सबको देना है, क्योंकि पैसा तो पूरा पूरी इंडिया में एक्रू हो रहा है, ठीक है। तो ROR भी टैक्स देगा, RNOR भी टैक्स देगा, और NR भी टैक्स देगा। देखा कितना सुंदर समझ गए, हाँ, बस एक छोटा सा लिस्ट ही पूरा खेल समझा देता है। एग्रीकल्चर इनकम, लैंड इन गुजरात, ये तो कोई बात ही नहीं, हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो, सोच के बताओ, ROR, RNOR, NR, टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम अगर वो इंडिया से है तो वो एग्जेम्प्टेड है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्टेड है, 10 सबसेक्शन 1, नोट दे दो वहां पर, ब्रैकेट में नोट दे दो, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, अगर एग्रीकल्चर इंडिया से हो रहा है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में है, गुजरात इंडिया में है रे बाबा, हाँ, तो फिर अगर लैंड इंडिया में है तो एग्जेम्प्टेड है, और अगर लैंड फॉरेन में होता तो, मानो बांग्लादेश में यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है, ऐसे यहाँ का बहुत सारे लोगों का बांग्लादेश में जमीन है, जो लोग बांग्ल है, ठीक है, उनका बहुत लोगों का जमीन है, मेरे फ्लैट में एक जन है, वो जाते हैं अपने घर जमीन देखने के लिए,
फिर टाइम मौका मिलते ही बेच बाच के आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग माइग्रेट होके आ गया था ना 47 में, फिर आपका क्या बोलते हैं 71 में ज्यादा। और बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं है, इसलिए आना जाना चलता है। पाकिस्तान में जैसे आना जाना इम्पॉसिबल है, वो आतंकी के कारण वीजा इतना इजीली नहीं मिलता, ना तो इधर का लोगों को उधर जाने को मिलता है और ना तो उधर का लोगों को इधर आने का मिलता है। वो लोग दिमागी पूरा सेठिया हुआ है। हमको कभी कभी मिल जाता है। हाँ, ये है, गुरुद्वारे के लिए गुरु नानक जी का जो कॉरिडोर बना है ना, मोदी जी ने खोला है। मनमोहन सिंह पहला विजिटर थे। गजब। उनका ही है, मतलब गुरु नानक देव जी है। हाँ, गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, तो वो भाई मेन ननकाना साहिब बोलते हैं ना उसको, ननकाना साहिब बोलते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर है, अमृतसर से 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है लाहौर की तरफ। लाहौर और अमृतसर में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 40 किलोमीटर का। तो अमृतसर बॉर्डर में अगर कभी जाओगे घूमने, वाघा बॉर्डर बोलते हैं, वाघा, और वहां पर रेल स्टेशन है अटारी बोल के। तो वहां से 4-5 किलोमीटर अंदर जाते ही ननकाना साहिब है। और वो सिखों का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जगह है, क्योंकि वो गुरु नानक जी का जन्म स्थान माना जाता है, माना जाता है, प्रूफ तो है उनका पूरा। तो अब दुख देखो, सिख इधर रह गया और उनका गुरु नानक जी का जन्म स्थान उधर चला गया। ये किस तरह का डिवाइडेड है। तो ये बहुत बहुत प्रॉब्लम करता है। इसलिए कुछ लोग ये जो मूवमेंट कभी कभी चलाते हैं ना, इसलिए चलाते हैं क्योंकि उनका जी पाकिस्तान में क्यों। फिर रिसेंटली इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये मेरे को लगा था कि कंपेरेटिवली इमरान खान बेटर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है बाकी लोगों से। तो बाकी लोगों से ऐसे देखो भाई, वहाँ पाकिस्तान में चलता है मिलिट्री का, प्राइम मिनिस्टर का दम नहीं है, ठीक है। फिर भी इमरान खान थोड़ा बातचीत करके, मोदी के साथ बात करके, बहुत मुश्किल करके एटलीस्ट ये तो हुआ। अभी और एक खुलेगा कश्मीर में, शारदा पीठ, शारदा पीठ खुलेगा। वो पीओके में है, अमित शाह है ना, वो करेगा, गारंटी करेगा। वो लोग, वो शारदा पीठ जो है वो आज से कम 5,000 साल पुराना भारत का पहला यूनिवर्सिटी है। वो पीओके में है। और वहां पर पूजा वगैरह, मैंने बेसिकली वो विद्यालय था बहुत प्राचीन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक था। तो वो लोग, पाकिस्तानी लोग बोल रहे उसको, मतलब पीओके में है तो पाकिस्तान की तरफ है, तो वो लोग बोल रहे उसको कॉफी हाउस बनाएगा। तो तोड़ गया, शारदा पीठ को तोड़ेगा, अमित शाह छोड़ेगा नहीं। एक तो पीओके में है, ठीक है, अमित शाह छोड़ेगा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ छोड़ेगा नहीं। तुम देखो ना, अगर बीजेपी आएगा ना, वो सबसे पहले शारदा पीठ को लेगा, क्योंकि कश्मीर तो ठंडा हो गया है, ठीक है, कश्मीर ठंडा हो गया है। अब वो कश्मीर बॉर्डर में ही है, पीओके की तरफ। अब देखो क्या करता है, शारदा पीठ को लेगा। शारदा पीठ लेने का मतलब पीओके में घुस गए। अभी भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों का जान जाएगा, इसलिए चुप है। चाहे तो इसी बार कर लेते, मतलब कुछ भी। हाँ, इतना प्राचीन एक चीज को। कॉफी हाउस। स्टारबक्स नहीं है उनके देश में, मानता हूँ मैं, जितना भी ये किस तरह का सोच है बोलो, इतना प्राचीन। तुम शारदा पीठ का हिस्ट्री देख जाके देख लेना, उसको तोड़ के कॉफी हाउस। और जगह नहीं है कॉफी हाउस बनाने का। जगह ही तो नहीं। एक्चुअली बात जगह का नहीं है, बात है कि किसी का इस तरह का जो इमोशनल जो है ना, उसको तोड़ मोड़ के खत्म करना है। देश बचाना था। छोड़ेगा नहीं, अमित शाह नहीं छोड़ेगा। हमसे उड़ा देंगे। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चरल लैंड अगर फॉरेन में होता तो टैक्सेबल हो जाता सबका। अच्छा, एक चीज है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को भी एग्रीकल्चर में छोड़ दे दिया। सब खेती है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम क्या बिल्कुल टैक्सेबल नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत लिमिटेड है, मैं आगे आगे एग्रीकल्चर इनकम का डिस्कशन करूंगा। उसको बोलते हैं रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है। रूल ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद में एग्रीकल्चर कराऊंगा। इंटरेस्ट ना टैक्स। जो लोग खेती बाड़ी से रोजगार करते हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, बट देयर आर सर्टेन रूल्स। रूल्स ये हैं, रूल्स सुनोगे तो पागला हो जाओगे। 5,000 टका का, अगर आपका, मानो आपका बेसिक इनकम अगर 2.5 लाख के नीचे, 2.5 लाख तक के अंदर है, 2,50,000 के अंदर है, अप टू 2,50,000 अगर आपका इनकम, और आपका एग्री इनकम साल भर का 5,000 के नीचे है, सुनो तो सही, मैं रूल बता रहा हूं। अप टू 2,50,000 आपका बेसिक लिमिट है,
और 5,000 तक के अंदर आपका एग्री इनकम है, मतलब 5,000 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो आपको इनकम टैक्स में कुछ टैक्स नहीं देना पड़ता ऐसे तो, क्योंकि 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है। तो आप 5,000 कमा लो या 2.5 लाख कमा लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल इनकम मोर देन 2,50,000 हो जाए और एग्री इनकम 5,000 को क्रॉस कर जाए, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पूरा नहीं, पार्शियली इंटीग्रेट होता है, पूरा पूरी नहीं, पार्शियली इंटीग्रेट होता है। मैं समझाऊंगा भाई, ठीक है, समझ गए। अच्छा चलो अब कुछ पॉइंट्स, अच्छा और क्वेश्चन करोगे, चलो और क्वेश्चन करा देते हैं। एक्चुअली मैं एक सब बताना, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड ये सब का मतलब बताना है। चलो लिखो लिखो लिखो। क्या हो गया, हेडिंग करो सर, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इस चीज का क्या मतलब है। द वर्ड received means the first occasion the word received means the first occasion when the recipient gets the money under his control, under his control. The first occasion when the recipient gets the money under his, नहीं लॉ में नहीं, एक्चुअली जरूरी नहीं है, लॉ में हीज और हर इंटरचेंजेबली यूज होता है। इसके लिए हम लोग ये एक्ट पढ़ते हैं, जनरल क्लॉजेस एक्ट, सीएमए है, सीएस में भी है, सीएमए वाले का नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में ये सब लिखा गया है कि हम लोग हीज को हार पढ़ सकते हैं, हार को हीज पढ़ सकते हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट में नहीं। अब पहले पहले ना मैं जगह ही सी, अभी क्या चल रहा है, इंग्लिश का क्लास चल रहा है कि क्या चल रहा है, वो शॉपिंग मॉल वगैरह में होता है ना ही सी, अच्छा ही सी। अब मानो किसी को ही सी का मतलब नहीं पता होगा तो नहीं, नॉर्मली क्या है ना, हम लोग आम आदमी लोग क्या है ना, लेडीज जेंट्स देख के बड़े होते हैं, ठीक है। ठीक है, बेसिक लोग क्या जानते हैं, लेडीज जेंट्स। अब शॉपिंग मॉल में कल्चर नहीं है ही सी का, ठीक है, गजब है। नॉर्मली क्या होता है ना, पब्लिक बस स्टैंड में है लेडीज जेंट्स, तो मैं जब फर्स्ट टाइम शॉपिंग मॉल में देखा ही लिखा है, सी लिखा है, पढ़ा लिखा था तो समझा, ठीक है, फिर मैं सोचा कि नॉर्मल लोग तो अगर पता नहीं होगा तो क्या करेगा, ऐसे गार्ड रहते कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट ओकेशन व्हेन द रिसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है, there will be no tax incidents, no tax incidents on second occasion no tax incidents on second occasion, that is no tax incidents if the money brought into India, मैंने रेमिट करना बेसिकली, तो ब्रॉड करना माने इंडिया में आना लाना, और रेमिट करने का मतलब होता है जहां पर तुम हो वहां से भेज देना। इंग्लिश का मतलब क्लियर है ना, रेमिटेंस का मतलब होता है मानो कि तुम जर्मनी में हो, जर्मनी से इंडिया भेज रहे हो, इसे रेमिट करते हैं। और मानो तुम इंडिया में ही हो और तुम जर्मनी से ला रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रॉट इनटू, ठीक है।
तो नो टैक्स इंसिडेंस इन दी मनी ब्रॉट इनटू इंडिया। अभी हम लोग इस केस को पढ़े, ठीक है, बस एक एग्जांपल पे लिख दो साथ में। मिस्टर एक्स received rupees 5 lakh as on 17th of October 2022 22 ही कर दो, ठीक है, 24 चला 23-24 2023 कर दो। Mr. X received rupees 5 lakh as on 17th October 2023 in USA. चलो, the same amount brought into India the same amount brought into India as on इसका चार्जेस लगता है, इस चीज का, मतलब बाहर से पैसा रिसीव करने के, तो जैसे बैंक टैक्स हाँ हाँ, वो तो बैंक चार्जेस तो लगता है। The same amount brought into India as on 22nd January 2024, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना है द टैक्स इंसिडेंस if Mr. X is R1, R0, NR। चलो, अभी आपको जैसे मैं पढ़ा था उसी तरह क्वेश्चन, 10 kind of questions। Mr. X received 5 lakh as on 17th October 2023 in USA. The same amount brought into India as on 22nd January 2024 and explain the tax incidence in ROR, RNOR and NR। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे, सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या जवाब दोगे? कैसे लिखोगे? In this case, first occasion when Mr. X gets the money under his control in USA, ठीक है। If Mr. X is ROR, तो क्या करेगा? Liable to pay tax on rupees 5 lakh, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, ये ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है ना, कौन? ROR, है ना। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं से भी कमा लो, भारत सरकार आपको टैक्स देने के लिए बाध्य है। क्यों सर? इनकम मैं करूं और गुड़ सरकार लेके जाए? हाँ सर, ये रूल के पीछे का सिंपल साइकोलॉजी है, ये देश तुम्हारा भी है, ठीक है। देश सिर्फ प्रधानमंत्री का है क्या? हम लोग ये टैक्स से कम है, हाँ, हम लोग ये टैक्स से कम है, जो पढ़ रहे हैं वही ना। बेसिकली ये देश तुम्हारा भी है, ये देश को चलाने के लिए हम लोग कई बार ना बहुत सेल्फिश सोचते हैं। हम लोग कई बार ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि देश हमारे लिए क्या किया। अरे भाई, देश जितना मोदी का है, देश जितना ममता दीदी का है, देश उतना हम लोग का भी है। हाँ, वो प्रधानमंत्री है, हम लोग पब्लिक है, तो क्या दिक्कत है? वो भी पब्लिक है, बस उसको एक पोस्ट मिला है, उस पोस्ट से हटा तो वो भी पब्लिक ही होगा ना। तो देश के लिए वो अपना ड्यूटी करेगा,
तो हम भी अपना ड्यूटी करेंगे। लेकिन नॉर्मल लोग क्या, देश हमारे लिए क्या क्या करेगा? पहले तुम सवाल करो अपने आप को, तुम देश के लिए क्या किया? कभी करते ही नहीं है ना, इसलिए ऐसा जवाब मिलता है। और फिर जब देश में तरक्की नहीं होता, पब्लिक तो अपने बारे में इतना सेल्फिश सोच लेते हैं कि दूर का सोच ही नहीं पाता। क्योंकि कंट्री में सबके कंट्रीब्यूशन से कंट्री में होता है। जैसे फैमिली, हम लोग सोचते हैं कि फैमिली ने हमारे लिए क्या किया, कहीं पर सोचते हैं, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा तुमने अपने फैमिली के लिए क्या किया, तो जाके वो फैमिली बनता है। और जब फैमिली में सब सेल्फिश होते हैं तो क्या हुआ, फैमिली ऐसा ही होता है। देश के केस में भी वही बात होता है। सब अपने अपने बारे में। जैसे मैंने 3 भाई है, तीनों भाई का शादी हो गया, अब जैसे नया बीवी घर पे आया, ठीक है, सबका अपना अपना हो गया, ठीक है, तू मैं हो गया। और वैसे तू मैं हो गया, पूरा फैमिली धीरे धीरे बिखरने लगा। क्यों? क्योंकि वो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट रहा ही। सेम तरीके से देश का भी हालत होता है। सर ऐसे कौन सोचता है, लोग तो सोचते ही नहीं। If Mr. X is R liable to pay tax rupees 5 lakh if, अच्छा, if Mr. X is, अच्छा दूसरा, if Mr. X is R not or NR, not liable to pay the tax on rupees 5 lakh as amount received in USA, received in US है ना, तो इसमें क्या लिखोगे, नो टैक्स इंसिडेंस, नो टैक्स इंसिडेंस, घटना टैक्स वाला नहीं है, ऑन अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया, ऑन अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया, तो उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन देगा केस स्टडी स्टेट, तो ऐसे जवाब देना है। समझे कि नहीं? पहले नॉर्मल क्वेश्चन में आपको पता, देखो अलग अलग मैथमेटिकल टाइप जैसे पहले वाला था, उसमें बोल दिया था कि लेना है कि नहीं लेना। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला, इसमें क्वेश्चन दिया कि तुमको एक्सप्लेन करना है कि क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना। बात एक ही है, तो नॉलेज रहेगा तो ऐसा जवाब भी दे सकते हो और उसको भी आइडेंटिफाई करके सही आंसर को करके आ सकते हो। क्या पाजी समझ में आया कि नहीं आपको? चलो पाजी ने हाँ बोल दिया तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट करो सर। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड, कॉन्सेप्ट है इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। सेक्शन 7 में बोला है इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू रिसीव, डीम्ड, डीम्ड का मतलब क्या होता है? वो एक गाना है ना, लो मान लिया हमने, नहीं सुना? हाँ सर, आप लोग कोई भी गाना नहीं सुनते हो क्या? सब हनी सिंह ही सुनते हो। लो मान लिया हमने। हाँ हाँ, अब प्यार वाले में नहीं जाना है, उतना दूर तक नहीं जाना है, बस लो मान लिया हम। तो ये जो लो मान लिया हमने, इसका मतलब है डीम्ड। नहीं समझे? ठीक है, तो लो मान लिया हमने, इसका मतलब ही होता है डीम्ड। डीम्ड मतलब मान ले, मान लेते, हुआ नहीं है, मान लेते। ठीक है, याद रहेगा। इस बात को कहाँ जोड़ते हो सर? जोड़ने से मतलब है फेविकॉल से जोड़ो या आटा से। ठीक है, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, ये हेडिंग है। चलो करते हैं। मतलब है कि द इनकम, करिए सर जी, द इनकम विच इज
not actually received, but it is considered that it is received. ऐसे तो प्यार हुआ नहीं है, पर मान लेंगे कि प्यार हुआ। assumption ऐसा assumption ज्यादा ना करो। अच्छा, तुम लोग घर पे जब क्लास करते हो, जैसे सैनन उस दिन पापा बोला, तो मैं ये सब जब बात करता हूँ तो घर पे क्या बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं? ना सर ये पहन के बैठा था। मैं तो कुछ भी बोलते रहता हूँ इस तरह का। तो अगर मानो कि कोई अगर ओपन करके बैठ जाए, बोले क्या सिखाता है सर पढ़ाने के नाम पे, मैं तो शर्म में पानी पानी हो जाऊंगी। चलो ठीक है फिर। अच्छा, तो कंसिडर दैट इज इट इज रिसीव्ड। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल का फॉलो करने से बड़ा अच्छा रहेगा। सर एग्जांपल एक्चुअली ना सैलरी रिलेटेड एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर 2-3 एग्जांपल दिया है। जैसे यहाँ पर बोला है कि मैं लिखाता हूँ आपको, आप लोग अभी मत लिखो। कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम आरपीएफ में, ऐसा ही एग्जांपल लेंगे। Contribution by the central government or any other employer in the previous year under a pension scheme under referred under section 80 CCD. Amount transferred from unrecognized provident fund to recognized provident fund being the employer's contribution and interest thereon. इस तरह का केस जो होता है सेक्शन 7 में, इसे इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों ऐसा माना जाता है। इसके लिए एक थोड़ा सा मेरे जैसा पाब्लो पिकासो वाला ड्राइंग कर लो। कौन है पाब्लो पिकासो? फेमस आर्टिस्ट है ना सर, इसके नाम पे काफी सारे, वो क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर का भी नाम है पिकासा, ऐसा सॉफ्टवेयर भी होता है। बहुत अच्छे आरपीएफ का गुल्लक है। इधर डार्क लाइट हाँ, डार्क लाइट आपको जोर लगे आप कर दो। ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा मैं ड्राइंग में माथा नहीं लगाऊंगा सर, सुनो सुनो, ऐसे मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, समझाने लायक है। वैसे मेरा इंसान तो आप लोग देखिए। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एक तरफ दे दो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। वो तो कुछ हम्म, एम्प्लॉयर का कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, वही करता है, वही करता है, तभी एम्प्लॉय का होता है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है जानते हो? प्रोविडेंट फंड क्या होता है बोलो, कौन बोलेगा? बेसिकली आपके सैलरी से ही कुछ पैसा काटा जाता है। जितना पैसा एम्प्लॉयर डालता है उतना पैसा एम्प्लॉय को डालना पड़ता है। एम्प्लॉय एक्स्ट्रा नहीं डालेगा, उतना ही पैसा एम्प्लॉय डालेगा अपने सैलरी से, और एम्प्लॉयर उसमें एक कंट्रीब्यूट करेगा। और ये पैसा बाद में जब रिटायरमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट है एक तरह का, माने रिटायरमेंट के बाद एक इंसान का जिंदगी कैसे चलेगा, क्योंकि इस टाइम तो एक्टिव मनी तो नहीं रहेगा, तो ये सब प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा लेके जिंदगी बीतता है। आजकल तो पेंशन बहुत केस में बंद कर दिया गया, ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, तो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशंस करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक मैं दिखाता हूँ, मानो कि 2000 टका 12 महीने में कितना होता है। अब इसमें रूल है कि अगर एम्प्लॉयर 2000 टका करके 12 महीना, हर महीने 2000 करके, तो 24,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे ये सैलरी का डिस्कशन है, ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये इनकम अंडर द ईयर सैलरी का डिस्कशन। देखा उस टाइम पे हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे थे, अब सैलरी आ गया, ठीक है, थोड़ा बीच बीच में से जंप करना पड़ता है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस भी जितना एम्प्लॉयर करेगा उतना ही इधर भी होगा। 2000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 24,000। नाउ पॉइंट इज दैट इसमें रूल है कि अप टू 12% एग्जेम्प्ट होता है, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट हो। मैं समझाता हूँ क्या है।
थोड़ा सा कुछ केस बनाना पड़ेगा। केस क्या बनाया जाए? ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी, अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 12% होगा तो टैक्सेबल होगा। ग्रेटर देन 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। पहले कर लो फिर समझाता हूँ। इसमें से फॉर एग्जाम्पल किसी का सैलरी है 2,40,000 पाँच का एनुअल, एनुअल, ठीक है। समझने के लिए सर बाद में आप बड़ा चढ़ा के जो समझना है समझ लेना। 2,40,000 अगर पर एनम है तो इसका 12% कितना होता है? 28,800, ठीक है। 28,800। एम्प्लॉयर कितना दे रहा है? एम्प्लॉयर कितना दे रहा है? 24,000, ठीक है। अब इसमें और चीज सुनो, बात को समझ में आ रहा है ना सर? एम्प्लॉय दे रहा है 24,000 और 12% तक कितना होता है? 12% तक होता है 28,800। तो कम ही दे रहा है एम्प्लॉय, मैंने मैक्सिमम से नीचे ही है। हाँ, अब आगे देखो। एक तरफ एम्प्लॉय का भी एक ड्राइंग करो। एम्प्लॉय जो है, मानो वो मिस्टर एक्स है और वो ए लिमिटेड में काम करता है। मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है ए लिमिटेड का, ठीक है। ये इंसान है रे बाबा, कुछ भी आप ड्रॉ करो, जिसमें उसको ₹20,000 पर मंथ का सैलरी में जॉब मिला है, ठीक है। जिसमें से 18,000 पर मंथ करके उसको हाथ में मिलता है। तो अगर 20,000 पर मंथ उसका सैलरी है और उसके हाथ में आता है 18,000 पर मंथ, तो 2,000 कहाँ चला जाता है? तो यहां से 2,000 टका निकल के इधर चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। नेट ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। आरपीएफ, आरपीएफ माने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। पूरा नहीं। आरपीएफ माने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट। इसमें और एक चीज तो फिर अगर आप ओवरऑल देखो तो मैंने ये जो मैंने आपको एम्प्लॉय का बताया, इसका बेसिक कितना हुआ फिर सैलरी का? नहीं सर, 18,000 तो उसको हाथ में मिल रहा है, तो उसका ओवरऑल सैलरी 2,000 टका जो उसका प्रोविडेंट फंड के लिए काट रहे हैं ना, वो भी होता है। आप लोग जब बाद में जॉब करने जाओगे ना, तो जॉब में जब आपका सीटीसी बनता है, सीटीसी माने कंपनी के लिए कॉस्ट टू कंपनी होता है। जब आप लोग सीटीसी मतलब पूछेगा पैकेज कितना है, तो बोलेगा सीटीसी दिखाओ। मानो तुम एक कंपनी में भी ज्वाइन किए, तो वहां पर तुमको एक सीटीसी देगा कंपनी की तरफ से कि भाई आपको इतना सैलरी मिलेगा, उसमें इतना बेसिक है, इतना प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। इस तरह का आपको दे देगा। फिर जब आप मानो नेक्स्ट कंपनी में जाओगे, तो आपका लास्ट बार का जो बेसिक था या जो सीटीसी था, उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा करेगा। नॉर्मली जॉब चेंज करने से सैलरी बढ़ता है, ठीक है। तो लास्ट सैलरी के बेसिस में आपका सैलरी हाइक होता है। इसलिए स्टार्टिंग में जो मिले करो, स्टार्टिंग में ही सैलरी का ज्यादा हाइक मत मांग लेना, पहले कर लो। हाँ, थोड़ा पहले अगर ज्यादा से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सुविधा होता है, उसके लिए अपना टैलेंट को बना के रखो, ठीक है। लेकिन जब भी मिल जाए करो, क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे 1 6 महीना 1 साल का 2 साल का हो जाएगा ना, फिर ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई होता जाए। बाकी टैलेंट टू टैलेंट कंपनी का अपना पॉलिसी बहुत कुछ मैटर करता है, बट ये सिस्टम। तो बेसिक कितना हो गया? 18,000 प्लस 2,000, 20,000 इंटू 12 महीने का टोटल हो गया 2,40,000। अब ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमको पहले दिखा रहा था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सर कहना क्या चाहते हैं? सर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, सिंपल इतना कहना चाहते हैं
ये जो पूरा आपने ड्राइंग किया, इसमें आपने क्या किया, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो। तो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर माना कि 2000 टका करके 12 महीने का, तो 24,000 होता है। तो अप टू 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, सॉरी अप टू 12% एग्जेम्प्टेड है, 12% के ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल। तो 12% के ऊपर कितना होता है, 28,800, सॉरी 2,40,000 का 12% है 28,800, और आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 24,000। तो अगर 24,000 क्रॉस करता है तो जाके जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो टैक्सेबल, अदरवाइज टैक्स नहीं लेना है, वो टैक्सेबल, साले 1,200 टका टैक्स है। लेकिन नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अप टू के अंदर आ गया ना, क्योंकि अप टू 12% ऑफ सैलरी क्या है, एग्जेम्प्टेड है ना। क्वेश्चन ही उठता है, ये जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जा रहा है ये तुम्हारे हाथ में तो नहीं आ रहा है, तो हमें रिसीव तो नहीं हो रहा है, पर इसको क्या मान लेंगे, डीम्ड रिसिप्ट, क्योंकि ये मेरे नाम पे ही पैसा जमा होगा। नहीं, आपका प्रोविडेंट फंड कॉमन होता है, आप एक कंपनी में काम करो या 5 कंपनी में, आपका प्रोविडेंट फंड एक ही प्रोविडेंट फंड। मानो आप पहले काम करना चालू किए ए लिमिटेड में, प्राइवेट जॉब में तो चेंज होता ही रहता है, फिर ए लिमिटेड से बी लिमिटेड, बी लिमिटेड से सी लिमिटेड, सी से डी लिमिटेड। हाँ, तो सब प्रोविडेंट तुम एक ही जगह पे दिखाओ, मिल जाएगा। जहाँ जहाँ दिया है वहाँ से मिल এটা প্রভিডেন্ট ফান্ডটা মানে পাওয়া যায় কখন? कोई चाहे तो बीच में भी तोड़ सकता है, আচ্ছা, कोई चाहे तो बीच में तोड़ सकता है, बट बीच में तोड़ने का ये सजेस्टेड नहीं होता। अगर किसी को पूछो कि अगर मैं फाइनेंशियल प्लानर होऊंगा तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप अपना प्रोविडेंट फंड तोड़ो, आप प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट के बाद ही तोड़ो, वही बेस्ट होता है। इसका भी टैक्सेबल कॉन्सेप्ट है कि बीच में तोड़ने से टैक्स में क्या होगा और बाद में तोड़ने से क्या होगा, डिस्कस करेंगे सैलरी में। ফেব্রুয়ারি हाँ ফেব্রুয়ারি हाँ सर, क्या ये ये एक्चुअली टैक्स फिनांस ये सब क्या है ना, प्लानिंग करने का कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये कैश काउ है, ये कैश काउ है, ये आपको बहुत कुछ देगा। अच्छा, जो जो भी हो, डीम्ड कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। हाथ में तो नहीं आ रहा है, जमा हो रहा है ना, तो जमा हो रहा है मैंने डीम्ड रिसिप्ट, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया। ऐसा कोई भी, जैसे यहाँ पर क्या बोला, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिट देना चाहिए, ये भी एक चीज है, इसको भी मैं सैलरी में डिस्कस करूंगा। नॉर्मली अगर किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो पैसा जमा हो रहा है, ये भी एक इंटरेस्ट है इसमें, और मैं इसको खिचड़ी और नहीं पकाना चाह रहा, ठीक है, लेकिन सैलरी में करूंगा, ठीक है। तो ये जो आपने जो प्रोविडेंट फंड में जमा किया, इस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। प्रोविडेंट फंड का पैसा तो चुपचाप पड़ा रहता है, वो एक्चुअली चुपचाप नहीं रहता है, वो पैसा गवर्नमेंट अपने फंड में यूज करता है, तो बदले में गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट भी देता है। तो अगर आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है प्रोविडेंट फंड के ऊपर तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो फ्री है, माने एग्जेम्प्टेड है। बट 9.5, मानो किसी को 12% इंटरेस्ट मिल गया या 11% इंटरेस्ट मिल गया, तो 1.5% एक्स्ट्रा, हाँ माने, प्रोविडेंट में भी इंटरेस्ट यस सर, एनुअली एनुअली। अच्छा, जो लोग सैलरीड पर्सन है वो तो प्रोविडेंट फंड में पैसे रखते हैं, एक जो लोग बिजनेसमैन है वो क्या कर सकते हैं सर, उसके लिए भी एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, वो भी अपना पैसे का एक हिस्सा में कहाँ बताऊंगा, जब मैं 80 से 82 पढ़ाऊंगा ना डिडक्शन चैप्टर, उसमें बताऊंगा कि एक बिजनेसमैन अपना पैसा को अगर प्रोविडेंट फंड में डालना चाहता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपने बिजनेस का जो भी इनकम करोगे उसमें से एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड में रख लो, मैं डिस्कस करूंगा जब मौका है, बहुत डिटेल चीज है, इसलिए एकदम सिस्टमेटिकली पढ़ो, जब कंप्लीट होगा अपने आप को एक स्कॉलर की तरह फील करो। नहीं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, इट्स हार्डकोर ट्रूथ। आज हम लोग सीखे हैं बोल के सिखा पा रहे हैं, कल आज आप लोग सीखोगे तो कल आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मैं टीचर बना, जरूरी नहीं आप लोग टीचर बनोगे, आप लोग प्लानर बन सकते हो, कंसल्टेंट बनोगे, यही तो काम होता है नॉर्मली, है ना। वो मेरे को अलग बात है कि क्योंकि मेरे को पढ़ाने का ज्यादा जज्बात था तो मैं अच्छा लगता है। अब किसी को बनना है बन सकता है, क्या दिक्कत है, किसी को बनना है बन सकता है। एक मिनट
जिसको जो इच्छा है, जो काम करके इंसान को खुशी मिलता है वो काम करे। लेकिन जनरल काम क्या है, आप लोग आगे जाके कंसल्टिंग ही तो करोगे, कंपनी में भी रहोगे, आपकी कंपनी भी आपके ऊपर कंसल्टिंग पे ही डिपेंड है। कंपनी प्रॉब्लम में पड़ेगा, आपको बोलेगा क्या करना है। कंपनी का जो भी प्रॉब्लम होगा, चार्टर्ड के पास, सीएस के पास जाके, सीएमए के पास जाके क्या करे, अच्छा ठीक है देखते हैं प्रोविजंस क्या बताते हैं, देखते हैं, फिर देख के कंपनी का सब कुछ जितना याद रखोगे जल्दी डिसीजन ले पाओगे। अगर याद नहीं रहेगा तो डिसीजन लोगे तो फिर किताब खोल के डिसीजन लेना पड़ेगा। इसलिए इसलिए पढ़ाई हमेशा, ये सब पढ़ाई हमें कभी भी बंद नहीं होता, ये ऑलवेज अपडेट करना पड़ता है अपने आप को हमेशा। मेरे को याद है जब मैं आर्टिकलशिप करता था तो उस टाइम पे मैं जब भी ट्रेनिंग के लिए जाता था ना, तो किताब भी साथ में लेके जाता था। जब भी थोड़ा सा कम काम वगैरह होता था, मैं किताब लेके बैठता था और मैं टैक्स लेके ही जाता था। मेरा जो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, मेरे से किताब लेके वो पढ़ना चालू कर देता था। ऐसे आप करके ही बात करते प्रोफेशनल वर्ल्ड में, प्रलय जी आपका टैक्स का किताब लाए हो क्या? अरे, क्यों सर, वो रिसेंट है ना, अपडेट वाला है, दो काम है। फिर मेरा किताब सर के पास ही है, फिर बोला 2 दिन ये मेरे पास रहेगा, आप घर चले। आपके पास इंस्टीट्यूट वाला मैट है ना? हाँ सर वो तो है, ठीक है वहां से पढ़ लो कुछ दिन। ठीक है, सर रख लेता था अपडेट करने के लिए। मैं सोचता था भाई आप तो पूरा बन गए हो, आपको क्या काम। अभी पता लगता है, क्योंकि एक बार बनने के बाद बंदा इतना पढ़ने का टाइम कहाँ है भाई, फैमिली है बहुत काम, तो वो अपने आप को अपडेट नहीं रख पाते। लेकिन बीच बीच में काम करते करते होता है ना कि भाई भूल गए, तो पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मार्केट में एक लॉ पॉइंट बोल के एक दुकान है डलहौजी में, उसका नाम ही है लॉ पॉइंट, और उसके सामने टैक्समैन बोल के, वहां पर कभी जाओगे ना डलहौजी में, वहां पर तुमको सिर्फ वही किताब मिलेगा जो रिसेंट अपडेटेड बेयर एक्ट है, हर एक का, जीएसटी एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का, वो पूरा कच्चा किताब है। कच्चा किताब मैंने एकदम सरकार का जो रूल है ना, वो पूरा का पूरा छाप के वहां पर बेचता है। आप लोग जैसे जैसे प्रेजेंटेशन करके ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा एकदम सरकार का जो पूरा एक्ट है उसको पूरा छाप के किताब बना के बेचता है। वो कौन खरीदता है, मैं तो वही सोचता था कौन खरीदता है, फिर बात है प्रोफेशनल लोग खरीदते हैं, क्योंकि जिसको पता है वही वो किताब पढ़ पाएगा, और उसको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। समझ रहे हैं सर, ये एक दुनिया है, इस दुनिया में जीना सीखना पड़ेगा। अच्छा, डीम टू रिसिप्ट समझ गए? चलो नेक्स्ट, इतना कहानी बन सकता है। यहाँ पर और भी 2 एग्जांपल था, इसका भी समझा देते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर अंडर ए पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम सरकार का होता है, तो पेंशन का पैसा आपके हाथ में आता है। लेकिन क्या लगता है कि पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलता है क्या? मिलता तो बाद में है, लेकिन पेंशन का जो पैसा जुगाड़ होता है ना आपके नाम पे, जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं, वो गवर्नमेंट पहले से ही प्लान करके रखते हैं। तो आपका जो टोटल सैलरी होता है ना, उस सैलरी से पहले से ही डिसीजन ले लिया जाता है कि आपका कितना पेंशन में जाएगा। ये सिखाऊंगा, सैलरी चैप्टर में सिखाऊंगा। तो वो जो पेंशन का पैसा बाद में आपको देगा ना, वो ये आप मानो 20 साल किसी कंपनी में नौकरी करते हो, तो 20 साल में आपका पेंशन का वैल्यूएशन जितना होता है, वैल्यूएशन क्रिएट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जब आप रिटायर करोगे तब सोचेंगे। जैसे मानो मेरी कंपनी में काम करते हो, मैं आपको एवरी मंथ सैलरी देता गया, फिर आपका रिटायरमेंट का टाइम है, मैं बोला था पेंशन दूंगा। अब आपका पेंशन बनता है, आप 20 साल काम किए हैं, आपका पेंशन बनता है कम से कम 7 से 8 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब 7-8 लाख का टोटल जो पेंशन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, या 3 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकता है। अब ये 5 लाख का पेंशन क्या मैं अभी अभी लाऊंगा कहीं जुगाड़ करके? नहीं, ये जो आप 20 साल से नौकरी कर रहे हो ना, उसी का कुछ हिस्सा मैं पहले से ही कॉस्टिंग करके रखता हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा करके आपका जो सैलरी मैंने आपको बताऊंगा ना, उसी से मैं काटूंगा, फिर मैं देखूं। ये सरकारी में तो हो ही जाता है, प्राइवेट में भी हो कुछ कुछ कंपनीज देते हैं, टाटा वगैरह तो देता है। अच्छा, वो अगर 20 साल काम नहीं करेगा, उसका पेंशन फंड में तो पैसा जमा होगा ना, तो वो किसी भी पेंशन फंड में उसको कन्वर्ट कर लेगा, कहीं और जाएगा तो वहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये पैसा हाथ में नहीं आएगा, लेकिन डीम टू रिसिप्ट माना जाएगा। अभी नहीं मिल रहा है, बाद में मिलेगा। इसलिए बोलते हैं लो मान लिया हमने, ठीक है। या फिर मानो कि आपने कोई अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर दिया। अनरिकॉग्नाइज्ड माने जो जिसमें सरकार उसका रिकॉग्निशन नहीं देगा,
कोई प्राइवेट फर्म होगा जो प्रोविडेंट फंड के नाम पे चलाता है, अच्छा रिटर्न के चक्कर में आपने डाल, फिर वहां से आप अपने ट्रांसफर कर रहे हो किसी रिकॉग्नाइज्ड, उसको यूआरपीएफ बोलते हैं। ये सब डिस्कशन सैलरी का डिस्कशन। तो यूआरपीएफ से जब आप आरपीएफ में कन्वर्ट करते हो तो उसको भी इसी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। डोंट वरी, ये सब चीज सीख लोगे तो एक सैलरीड पर्सन का, ये एक बिजनेसमैन का, किसी का भी एक अर्नर का कहाँ इनकम को सेव कर सकते हैं, किस तरह से वो अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं, ये सारा चीज का खेल समझ में आता है। और उसका टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होता है, माथा में जा रहे हैं ना बातें। अब धीरे धीरे आप लोग बड़े हो रहे हो सर, थोड़ा सोचना पड़ेगा दूर का। एक पॉइंट और लिखो, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्रू और अराइज ये क्या होता है? मतलब ओरिजिनली जो, हाँ, जो जनरेट हुआ है वो इंडिया से हुआ है। द वर्ड एक्रू मीन्स राइट टू रिसीव। अकाउंटेंसी में आप लोग क्या बोलते हो? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों बोलते हो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटेंसी का बहुत सारा किताब मार्केट में देखो, आप लोग अपनी किताब खोलो, देखो लिखा उसमें एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों लिखा रहता है उसमें एक्रूअल बेसिस? बोलो, पढ़े तो होंगे सर एक्रूअल वर्ड बार बार। नॉर्मली स्कूल लेवल में टीचर हम लोगों को बस इतना सिखा देता है, एक्रूअल माने ड्यू होता है, यही बोल देता है, लेकिन क्या मतलब है इसका? कॉन्सेप्ट को सिंपल कर लो। बिजनेस में बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मानो डेटर क्रेडिटर वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमको किसी से कुछ देना है और हमको किसी को कुछ ले, मतलब बेसिकली हमें किसी को कुछ पेमेंट करना बाकी है, तो जिसको पेमेंट करूंगा लाइबिलिटी मेरे को देना पड़ेगा ऑब्लिगेशन से, और अगर मुझे किसी से मिलेगा तो मेरा राइट टू रिसीव जनरेट होता है ना। तो ये जो राइट टू रिसीव जनरेट का कॉन्सेप्ट होता है ना, इसी चीज को एक्रूअल बोलते हैं, कि मेरा राइट है, मेरे को देना पड़ेगा। अगर मैं उधारी से किसी को कुछ चीज बेचूंगा, उधारी माने उधारे, अगर मैं उधारी में किसी को कुछ चीज, किसी को मैं सेल करूंगा, तो दिस इज माई राइट कि उससे पैसा मेरे को पाना है और वो मैं लेके रहूंगा, उसके लिए कुछ भी करना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लॉ को अपने हाथ में लेकर उसको जाके मारधर कर दो, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो वर्ड एक्रू मीन्स राइट टू रिसीव। द सैलरी इनकम is accrue. The salary income is accrue where the service is rendered. जहां सर्विस दिया जाता है सैलरी वहीं पर एक्रू होता है। माने आप अपना सर्विस जहां दोगे, सैलरी आप वहीं से ना क्लेम करोगे। ऐसा थोड़ी है कि काम करते हैं इंडिया में, सैलरी ले लंदन पहुंच जाओ। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। भाई काम यहाँ किए हैं, बोलते नहीं सैलरी ले लेने के लिए लंदन जाओ। समझ रहे सर? काम जहां किए हैं सैलरी वहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। इधर उधर नहीं भटका, कोई भटका सकता हूँ। तो राइट टू रिसीव जनरेट होता है, तो सैलरी इनकम और इज एक्रू वेयर द सर्विस इज रेंडर्ड। रेंडर्ड माने देना देना, माने जहां पर तुम सर्विस दे रहे, ठीक है, उसको रेंडर्ड वेयर। कोई कोई वर्ड थोड़ा नया नया लग रहा होगा आप लोगों को, बट डोंट वरी सर, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये आप बनाए, हम्म, ये नोट्स आप बनाए? बहुत पुराना नोट्स है, वही दे, ठीक है, पेपर पीला हो गया, वही वही ठीक है। पेपर पीला हो। ये जब पढ़ाई करते थे तब बनाते थे, नहीं उससे पहले बाद में बना, पढ़ाई के टाइम पे नहीं, टीचर बनने के बाद।
अभी पुराना है लग रहा है। फिर भी हो गया 7-8 साल का एज हो गया इसका। जब कुछ वो चेंज होता है तो इसमें चेंज कर देता हूँ। इसको भी सोच रहा हूँ तो थोड़ा बनाऊंगा, ये पेज पूरा फट गया है। कॉपी का फुल इस्तेमाल कर दूं। द प्रॉपर्टी इनकम, सर हम लोग पढ़ने के टाइम पे मैं और मैम इतना सीरियसली पढ़ता था ना, बहुत सीरियसली पढ़ता, जो टीचर सिखाता था और जो हम लोग खुद भी पढ़ते थे, सर वेरी सीरियस, क्योंकि हमें एक चीज पता था कि ये पढ़ाई नॉर्मल पढ़ाई नहीं है, ये जिंदगी चलाने वाला पढ़ाई, ये इस चीज को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। मतलब ये नॉर्मल स्कूल कॉलेज वाला पढ़ाई नहीं है कि जहाँ जा रहे हैं दोस्ती सर मजाक कर रहे हैं, वैसा वाला पढ़ाई नहीं है। ये चीज हम लोग होता, हम लोग जब तक क्लास करते थे सीरियसली करते, एकदम फुल प्रूफ फुल कंसंट्रेशन के साथ। टीचर जो बोलेगा एकदम दिल से सुनना, दिल से समझना, कोई डाउट होने से पूछता, बट पूछने वाला जरूरत भी इतना नहीं होता था, कंसंट्रेशन से सुनने से सारा बात ऐसे ही समझ में आता। और जब भी पढ़ते थे घर पे, खुद का सेल्फ स्टडी करते, सब सब्जेक्ट के तो ट्यूशंस नहीं लेते थे उस टाइम पे, तो जो ट्यूशंस बाई चांस नहीं लेते थे वो खुद घर पे पढ़ते थे, दोनों डिस्कस करते। तो नॉर्मली जैसे मेरा अकाउंट्स थोड़ा ढीला था और मैम का टैक्स, ठीक है, पढ़ाई के दिनों का बात कर रहा हूँ, तो मैं मैम को टैक्स पढ़ाता था और मैम से मैं अकाउंट सीखता था। और कॉस्टिंग में मैं उतना अच्छा नहीं था, मैं नहीं अच्छा। अब वो बाद में जब हम लोग पढ़ाना डिसीजन लिए तो सबको ही अपना अपना स्ट्रॉन्ग जोन को ही चूज किया, स्ट्रॉन्ग जोन को ही चूज किया, क्योंकि वो बेस्ट होता है स्टूडेंट के लिए। ऐसे मैं भी अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बट मैम ज्यादा बेहतर पढ़ाते हैं, स्पेशली एडवांस पार्ट। और मेरे को फिनांस में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं बाद में जब चूज कर रहे थे तो मैं सोचा कि ठीक है फिनांस मैं ही ले लेता हूँ, क्योंकि वो मार्केट वगैरह के ऊपर मैम को थोड़ा इंटरेस्ट कम है और मेरे को इसमें काफी इंटरेस्ट था, तो इसलिए फिनांस बाय डिफॉल्ट मेरे पास आ गया। हर चीज में स्टॉक मार्केट, इसलिए बाय डिफॉल्ट फिनांस मेरे हाथ आ गया। लेकिन अकाउंट्स बेस है और मैम थोड़ा सा क्या है ना, बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। मैम का एक चीज है, प्रैक्टिस बहुत कराते हैं। मतलब हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते किसी को बोरिंग लग जाए, एक ही चीज बोले जा रहा है, लेकिन वो बाद में समझ में आता है कि वो क्या तुम्हारे कॉपी में क्या है। पूरी लगता नहीं कि क्लास खत्म हो जाते लिखते लिखते। पूरी टाइम ही नहीं मिलता। कुछ स्टूडेंट होता है ना कि इतना नहीं लिखना है, हाथ दर्द कर रहा है, उसका बोरिंगनेस बोलते हैं। ऐसे तो प्रैक्टिकल है, बोरिंग का मैटर ही नहीं। लेकिन मैम के पास क्या है कि तुम बाद में समझ में आएगा तुमने किया क्या, वो कॉपी जब तुम बाद में, और जो कॉपी नहीं बनेगा वो पछताएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सबका पढ़ाने का तरीका बताओ, सबका अपना अपना एक सिस्टम है। अब जो सब्जेक्ट जैसे समझाया जाता है, अब टैक्स अगर मैं बिना समझा के सिर्फ लिखा हूं, आप लोग यहीं पर सो जाओगे, क्योंकि वो तो समझ में ही नहीं आए। इसलिए मैं ये तरीका मुझे अपनाना पड़ा कि नहीं नहीं, टैक्स समझना है फिर लिखना है। द प्रॉपर्टी इनकम इज accrued where the property is situated या located। जैसे आपने देखा तो लंदन में प्रॉपर्टी था, एग्जांपल दिया था ना। मिस्टर एक्स रेंडर द सर्विस इन इंडिया but received the salary in USA। Explain tax incidence। Mr. X rendered the service in India but received the salary in USA। Explain the tax incidence। क्या होगा? If ROR homograph, if ROR RNOR NR, ROR है तो क्या होगा, RNOR है तो क्या होगा, और NR है तो क्या होगा। ये होमवर्क है, ठीक है। और एक होमवर्क दे रहा हूं, मिस्टर एक्स रेंडर द सर्विस इन यूएसए
render service in USA, but salary received in India. Explain tax incidents. ROR, if ROR are not enough. और एक एग्जांपल तो नहीं गया इसके मिस्टर एक्स owns property in London. Namaste London. Rent is received in London. Rent is received in London, but amount later on brought into India. Explain ROR, NR or not. बस ये 3 होमवर्क करोगे, ये सब हो जाएगा, सब इजी है क्योंकि जो डिस्कशन हो चुका है उसके बाद कुछ नहीं है, और मेरे को कंप्लीट करके सेंड कर दो। एक टॉपिक छोटा सा रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया और कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर स्टार्ट करूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन और भेजूंगा। एक छोटा सा चीज रह गया, नेक्स्ट दिन ही बताऊंगा क्योंकि आज थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, कल पूजा है ना सर, फिर भी मैं लिख के रखता हूँ। बिजनेस कनेक्शन, इस चीज को थोड़ा मैं डिस्कस कर लूंगा, डिस्कस करके दूसरा पॉइंट लिख के रखता हूँ। आप लोग भी लिख के रखो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, याद दिला दो। বুঝতে পেরেছে সবাই? Yes, sir. हाँ सर। अभिजीत, बर्मन साहब समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नील, प्रिया, ठीक है सर। Yes. ठीक है सर, आज इतना ही है। अच्छा, कल पूजा है, सबको आना है, ठीक है? आ जाना सर। सुबह 9 साढ़े 9 को पूजा करूंगा, 1 डेढ़ बजे तक रहूंगा, फिर शाम को 6 साढ़े बजे तक 6 साढ़े 6 बजे तक पूजा स्टार्ट करूंगा। कोई आरती के टाइम पे अगर कोई सुबह नहीं आ पाते तो शाम को भी आ सकते, ठीक है? लेकिन आना है सर, ठीक है? आ जाना सर, एक बार जरूर आना। आप लोगों का ही पूजा है, एक बार जरूर आना, मैं रोकूंगा नहीं, ठीक है? आना है, ठीक है? आ जाना सर कल। तेज, तनन, आ जाना कल शाम को या सुबह, ठीक है? अच्छा, ठीक है, तुम गुड फ्राइडे मना के फिर मैं पूजा यहाँ पर हम लोग 9 साढ़े 9 को करूंगा, उसके बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। 10 11 12 1 डेढ़ बजे तक रहूंगा, ठीक है? आज कितने बजे? सुबह के टाइम पे रहते हैं, ठीक है सर, फिर बाय, टाटा, Bye, sir. बाय सर, Bye, sir. बाय सर। ठीक है।